नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के अंतर्गत मैप शुरू करेंगे। मैप से जुड़े हुए सवाल आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाते हैं। किसी देश की राजधानी पूछ ली, खाड़ी से जुड़े हुए कुछ देश पूछ लिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलते हैं। या भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कोई क्षेत्र चर्चा का विषय बना हुआ है तो उससे संबंधित कोई चीज़ पूछ ली जाती है। तो इन सबको हम मैप के अंतर्गत समझेंगे। मैप दरअसल आपको लोकेशन बताएगा कि विश्व में वो चीज़ कहाँ पर एग्जैक्ट है, जिसके आधार पर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट करने के लिए कुछ एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मैप से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें क्रम पूछ लिया जाता है, तो वो क्रम भी हम मैप के अकॉर्डिंग ही समझ पाएंगे। तो 7 कॉन्टिनेंट पूरे विश्व में हैं और हम कॉन्टिनेंट वाइज ही अपना मैप शुरू करेंगे। तो उसमें सबसे पहला कॉन्टिनेंट जो है वो नॉर्थ अमेरिका, वहाँ से हम अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। तो आप लोगों से पहली दरख्वास्त है ये कि पेन पेपर लेके बैठें। दूसरी है, अगर आपके पास एटलस है तो आप एटलस लेके बैठें, नहीं है तो ले लें। उसके साथ ही कॉन्टिनेंट वाइज और इंडिया का अलग से ब्लैंक मैप होते हैं, 1-1 रुपये के साथ मिलेंगे, तो वो मैप भी ज़रूर ले लें। उन्हें आप भरने का प्रयास करेंगे तो आपको लोकेशन याद रहेंगी। तो हम अपनी कहानी शुरू करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। तो ये हमारा विश्व है और इसके अंतर्गत जो दिखाया गया है वो 7 महाद्वीप दिखाए गए हैं। इसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। हम अपनी कहानी नॉर्थ अमेरिका से शुरू करेंगे और फिर साउथ अमेरिका की तरफ जाएंगे, फिर यूरोप, यूरोप के बाद अफ्रीका, एशिया, एशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर अंत में अंटार्कटिका के बारे में। तो हम अपनी कहानी अब शुरू करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। तो नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत क्षेत्र आएगा वो ये सारा क्षेत्र नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत आएगा। कुछ चीज़ें हम यहीं जान लेते हैं विश्व के मैप पर ही। जैसे ये हमारी 0 डिग्री है, जिसे इक्वेटर बोलते हैं। इस इक्वेटर के साउथ में कोई चीज़ होगी तो इसे साउथ हेमिस्फीयर बोलेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये सब साउथ हेमिस्फीयर में है, अंटार्कटिका साउथ हेमिस्फीयर में है। इसके ऊपर कोई चीज़ होगी तो ये नॉर्थ क्षेत्र में आएगा, तो इसे नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलेंगे। तो इस आधार पर आपको पता चल रहा होगा कि नॉर्थ अमेरिका कहाँ है। नॉर्थ अमेरिका जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, इसलिए अमेरिका में नॉर्थ लगा हुआ है। और नीचे जो साउथ अमेरिका है उसका ज़्यादा भाग साउथ हेमिस्फीयर में है, इसलिए उस अमेरिका में साउथ लगा हुआ है। तो सबसे पहली बात आप यहाँ पे आप नोट करना शुरू कर देंगे कि जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका ये उत्तरी गोलार्ध में है, पहली बात। अब आप ये देख रहे होंगे ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसे ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं। यहाँ से अपना पूरे विश्व का टाइम डिसाइड होता है। और इस ग्रीनविच मीन टाइम से अगर हम इस तरफ जाते हैं तो हम लोकेट करते हैं उसे ईस्ट से, इस तरफ जाते हैं तो लोकेट करते हैं वेस्ट से। तब भी देशांतर पे आप देखेंगे तो ईस्ट और वेस्ट लिखा हुआ होगा, वो 0 डिग्री से लिया जाता है। तो अमेरिका कहाँ आ रहा है? नॉर्थ अमेरिका वेस्ट में आ रहा है। तो एक चीज़ और क्लियर हो गई, उत्तरी गोलार्ध में है उत्तरी अमेरिका। और दूसरी चीज़ क्लियर हो गई कि ये पश्चिमी देशांतर में। एक चीज़ और आप यहाँ पे देख लीजिए, देशांतर की बात चल ही रही है तो ये 120 देशांतर है, इसके पड़ोस में यहाँ पे 100 डिग्री देशांतर होगा। तो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर जो होगा ये लगभग इसके बीच से जाएगा। तो यहाँ पे जब देशांतरों की बात चली रही थी तो लगे हाथ आप ये भी जान लें कि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर ये उत्तरी अमेरिका के लगभग 20 से जाएगा, लगभग मध्य से ये होकर जाएगा। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी नॉर्थ अमेरिका से जुड़ी हुई। और क्या बेसिक जानकारी नॉर्थ अमेरिका के बारे में आपको रखनी है कि ये जो संपूर्ण भूभाग है पृथ्वी का,
ये संपूर्ण पूरा जिसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब आ रहा है पूरा विश्व का। नॉर्थ अमेरिका 16.5% है भूभाग के संदर्भ में। वहीं अगर पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का ये 7.5% है। यहाँ तक बात क्लियर? ये कुछ फैक्ट थे जो आप लिख लें। अब हम इसी नॉर्थ अमेरिका को बड़ा करके समझते हैं। यहाँ पर 1 मिनट, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है जो रंग बिरंगा दिख रहा है। हाँ अब ठीक, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। इसमें सबसे पहले हम इसका राजनीतिक विभाजन देखेंगे, पॉलिटिकल एंगल से देखेंगे। इसमें कुछ देश देख लेंगे जैसे कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, इनकी राजधानियाँ देख लेंगे, कुछ फेमस सिटीज़ के बारे में जान लेंगे। और यहाँ पर ये बिखरे बिखरे से आपको ये द्वीप देख रहे हैं, इनके बारे में बेसिक बेसिक चीज़ें जान लेंगे, जिससे हमें स्ट्रेट वगैरह पढ़ेंगे जल संधियाँ तो हमें ये क्षेत्र अनजान ना लगे, जाने पहचाने से लगे। तो इनके बारे में हम अमूमन पहले पॉलिटिकल एंगल से देख लेंगे, फिर हम उसके फिजिकल उसमें जाएंगे, जिसमें हम खाड़ियाँ देखेंगे, पर्वत भी देख लेंगे, पठार भी देखेंगे, नदियाँ भी देखेंगे। ये सब फिजिकल पर्सपेक्टिव बाद में रखेंगे, पहले कुछ पॉलिटिकल चीज़ें जान लेंगे। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं उनको राजनीतिक रूप में विभाजित किया गया है। एक नाम आप जानते होंगे, कभी आपने एंग्लो अमेरिका नाम सुना होगा। एंग्लो अमेरिका। तो इस एंग्लो अमेरिका के अंतर्गत 2 देश शामिल किए जाते हैं, तो कनाडा, दूसरा यूएसए। एंग्लो का मतलब है अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोग। हालांकि कनाडा में फ्रेंच भाषा भी बोली जाती है, लेकिन बहुल भाषी जो है अंग्रेजी ही है, तो इसी आधार पर उसे एंग्लो अमेरिका नाम दे दिया गया। तो अमेरिका और कनाडा ये 2 एंग्लो अमेरिका के अंतर्गत रखे जाते हैं। ये क्लियर हुआ आपको? और ये जो कटा हुआ भाग दिख रहा है, ये अलास्का प्रांत है, ये अमेरिका का ही प्रांत है, इसे कनाडा का ना समझना। ये पहले रसिया के पास था, ये रसिया का पूर्वी भाग दिख रहा होगा, ये पूरा ग्रे ग्रे, ये पहले रसिया के पास था, रसिया से खरीद लिया अमेरिका ने, तब से ये अमेरिका का प्रांत है अलास्का। तो ये वाला भी सम्मिलित किया जाएगा जब एंग्लो अमेरिका में आएंगे, तो ये अमेरिका वाला भाग भी सम्मिलित है। तो कनाडा और यूएसए एंग्लो अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। एक नाम आपने और सुना होगा, सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में सिर्फ ये देश शामिल किया जाता है। ये मैक्सिको है, मैक्सिको को छोड़ दो, उसके नीचे आप आएंगे तो ये ग्वाटेमाला और ये बेलीज, यहाँ से लेकर ये पनामा तक ये देश शामिल किए जाते हैं सेंट्रल अमेरिका के अंतर्गत। इन्हें बड़े रूप में जाने, ये रहा, इसी का विस्तारित रूप ये है। यहाँ से ये ग्वाटेमाला और ये बेलीज, यहाँ से पनामा तक, ये सब सेंट्रल अमेरिका के देश हैं। तो इनके बारे में भी हम जानेंगे। और फिर आपने तीसरा नाम सुना होगा, मिडिल अमेरिका। आपको जो जो चीज़ नई नई लगे उसे आप नोट भी करते रहें साथ में अपनी कॉपी में। तो सेंट्रल अमेरिका, मिडिल अमेरिका क्या होगा? मिडिल अमेरिका में आपको सेंट्रल अमेरिका तो शामिल करना ही पड़ेगा। सेंट्रल अमेरिका, ये सेंट्रल अमेरिका आप शामिल कर लेंगे, प्लस इस मैक्सिको को भी शामिल करना पड़ेगा, मैक्सिको, प्लस ये कैरिबियन द्वीप समूह, यहाँ वेस्ट इंडीज जहाँ है, इन वेस्ट इंडीज़ को भी शामिल करना पड़ेगा। इनका भी विस्तारित रूप आपको दिखा दूँ, ये द बहामास, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये जो क्षेत्र है ये भी आपको मिडिल अमेरिका में सम्मिलित करना पड़ेगा। और ये कैरिबियन द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज जिन्हें बोलते हैं, ये 2 भागों में बटे हुए हैं, एक ग्रेट एंटिलीज में और एक ये लेसर एंटिलीज में। ये भी आप ध्यान रखेंगे, चाहे आप नोट कर लें कि वेस्ट इंडीज़ 2 भागों में बटे हुए हैं, ग्रेटर एंटिलीज में और लेसर एंटिलीज में। इनके बारे में भी हम जानेंगे, अमूमन राजधानियाँ तो जानेंगे ही, इन क्षेत्रों को आप ध्यान रखेंगे। तो अमेरिका का ये पॉलिटिकल विभाजन है। और ये ग्रीनलैंड अकेला इधर पड़ा हुआ है। इसके बारे में बात करें तो ये भौगोलिक रूप से तो अमेरिका में है, फिजिकल रूप में
भौगोलिक रूप से तो उत्तरी अमेरिका में है, लेकिन इस पर अधिकार की बात करें, ये डेनमार्क का अधिकार है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस परिदृश्य में 2026 के, क्योंकि अभी यूएसए जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने इस पर नियंत्रण की बात कही थी, तो डेनमार्क ने अभी इसका विरोध किया था। तो ग्रीनलैंड इसमें चर्चा का विषय बना हुआ है, तो ग्रीनलैंड आप ध्यान रखेंगे, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे आगे। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई कि अमेरिका का हमने विभाजन देख लिया है। तो ये विभाजन एंग्लो अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और मिडिल अमेरिका के रूप में है। तो हम एंग्लो अमेरिका जो है उसमें कनाडा और यूएसए, इनका पहले क्षेत्रीय चीज़ें देख लें, उसके अंदर पॉलिटिकल एंगल देख लें, कौन कौन से द्वीप हैं, कौन कौन से शहर फेमस हैं, फिर यूएसए के देख लेंगे। उसके बाद सेंट्रल अमेरिका और मिडिल अमेरिका, इनके बारे में बेसिक जानकारी लेंगे, फिर हम मूव कर जाएंगे अपना फिजिकल रीजन पे। तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कनाडा और यूनाइटेड स्टेट की, एंग्लो अमेरिका की। उम्मीद है यहाँ तक आपने कॉपी में नोट कर लिया होगा, ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकानी है। एंग्लो अमेरिका में लिखना है 2 देश आते हैं, कनाडा यूएसए। सेंट्रल अमेरिका में लिख लेना है कि ग्वाटेमाला वेलीज से लेकर पनामा तक, उनके बीच में जो 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 देश आ रहे हैं वो हम अभी पूरी राजधानी के समेत विस्तार से जानेंगे। मिडिल अमेरिका के अंतर्गत सेंट्रल अमेरिका पूरा आएगा ये, और फिर मैक्सिको भी आएगा, फिर कैरिबियन द्वीप समूह भी आएगा, इनके बारे में भी हम जानेंगे अच्छे से। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो हम कनाडा के बारे में कुछ चीज़ जान लेते हैं, इस मैप में आपको समझ में आएगी। आप जो है आप एटलस खोल लें, कनाडा वाला क्षेत्र, अब मेरे साथ वहाँ पर फॉलो करते रहें। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर, ये ग्रीनलैंड दिख रहा है आपको, इसकी राजधानी है यहाँ पे लिखा हुआ गोडथाब, यहाँ पे नुक, पूरा नाम इसका नुक गोडथाब, तो ये इसकी राजधानी है नुक गोडथाब। ये थुले दिख रहा है, थुले फेमस है यहाँ पे, ज़रूरी है। थुले इसलिए ज़रूरी है इस समय क्योंकि थुले यहाँ पे अमेरिका का एयरबेस है, एयरबेस, थुले एयरबेस ग्रीनलैंड में अमेरिका का है। और अभी अमेरिका ने इस पर नियंत्रण की बात कर ली है ग्रीनलैंड पे। दरअसल ग्रीनलैंड पे नियंत्रण इसलिए चाह रहे हैं अमेरिका वाले क्योंकि ये आर्कटिक क्षेत्र का रीजन है, आर्कटिक रीजन है ये। और आर्कटिक रीजन में जब बर्फ़ मेल्ट हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो वहाँ पे नए सी रूट खुल रहे हैं, नए नए रास्ते बन रहे हैं। जब ग्रीनलैंड की बर्फ़ मेल्ट होगी तो वहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैसेज हैं, रिसोर्सेज बहुत हैं, खनिज संसाधन है जो अभी अछूते हैं इंसानों से। तो बस ये संसाधन की लड़ाई है कि कौन कब्जा कर ले, क्योंकि उधर चाइना अपने आप को नियर आर्कटिक स्टेट मानता है, चाइना अपने आप को नियर आर्कटिक स्टेट मानता है, और रसिया भी आर्कटिक क्षेत्र में एक्टिविटी कर रहा है। तो फिर अमेरिका पीछे कहाँ हटेगा, तो अमेरिका पर यही चाह रहा है कि ग्रीनलैंड ही हाथ आ जाए। तो ग्रीनलैंड इस समय कब्जा में है, जहाँ डेनमार्क इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि ये डेनमार्क की टेरिटरी है, भौगोलिक रूप में ये नॉर्थ अमेरिका पे है। तो ग्रीनलैंड चर्चा का विषय है, राजधानी नोकगोडथाब है, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। दूसरी बात, उसके बाद हम जब जल संध्या पढ़ेंगे तो ये देविस, ये डेनमार्क, इधर डेनमार्क की जल संधि है, ये फेमस है, जब जल संध्या पढ़ेंगे तो वहाँ लिख लेंगे, तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे। अब कनाडा में आए तो ये वाला एरिया जो है ये एल्समेर आइलैंड है, लिख दूँ एलिसमर आइलैंड, ध्यान रखेंगे। और ये जो बिखरे बिखरे सा आइलैंड है ये क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। और ये है बैंक आइलैंड, ये विक्टोरिया आइलैंड, आप अपनी नोटबुक में देखते रहें, ये वेफिन का आइलैंड है। और ये आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ये पेनिनसुला है, ये उंगावा, UNGAVA, उंगावा पेनिनसुला, यानी कि उंगावा प्रायद्वीप है ये, आप देख पा रहे होंगे हडसन की खाड़ी के पूरब में। और हडसन की खाड़ी के ऊपर ये वाला क्षेत्र जो है ये साउथहैम्पटन है, ये भी आप याद रखें, ज़रूरत पड़ेगी, साउथहैम्पटन। और ये वाला क्षेत्र लेब्राडोर है, लेब्राडोर के इधर आ जाएंगे, अब अपने उसमें देखते रहें, ये क्षेत्र न्यू फाउंडलैंड वाला क्षेत्र है, लिखा हुआ है ये न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड के बाद हम देखें तो यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड का एक ये है सेंट जॉन
बंदरगाह सेंट पेरी लिखा हुआ है, उसके ऊपर आपको यहाँ पर ग्रैंड बैंक भी दिख रहा होगा। आप अपने एटलस में देखेंगे फिजिकल वाले में तो वहाँ मिल जाएगा ग्रैंड बैंक यहाँ पर। तो ये जो बैंक है और सेंट जॉन्स ये बंदरगाह, ये इम्पोर्टेंट बंदरगाह है क्योंकि यहाँ पर ही आप देखेंगे ये लेब्राडोर जहाँ लिखा है, यहाँ पे लेब्राडोर की ठंडी धारा चलती है और यहीं से नीचे से अटलांटिक ओशन में यहाँ से गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा आती है और यहीं पर ये घना कोहरा का क्षेत्र बनता है और मछली पालन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त क्षेत्र है ये। तो ये ग्रैंड बैंक, सेंट जॉन्स, ये सब मछली प्रोडक्शन के लिए बहुत जाने जाते हैं। और यहीं पर लेब्राडोर क्या करता है, लेब्राडोर की करंट आइसबर्ग को लाती है। आइसबर्ग बड़े बड़े टुकड़े को आर्कटिक क्षेत्र से बहाकर अटलांटिक क्षेत्र में लाती है और इसी आइसबर्ग से टकराकर आपका टाइटैनिक यहाँ डूबा था इस एरिया में। और इसे देखने गई थी पिछले साल, आप याद करें, पनडुब्बी भी देखने गई थी एक, वो भी यहीं पर डूब गई थी बाद में। तो ये क्षेत्र फेमस है। और यहीं पर आपकी सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। ये हैलिफैक्स बंदरगाह आप याद रखें, ज़रूरी है, बेहतर है। और ये जो है यहाँ पर, ये लिखवा दूंगा आगे, आप समझ लें, ये फंडी की खाड़ी है। यहीं पर सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, फंडी की खाड़ी, जो आपने पढ़ी होगी, ज्योग्राफी में पढ़ाई जाती है अमूमन जब ज्वार भाटा पढ़ाते हैं। ये हर्सन की खाड़ी है, ध्यान रखें कहाँ लोकेशन है। अभी मात्र लोकेशन याद रखें क्योंकि जब हम इसके बारे में गहराई से पढ़ेंगे फिजिकल मैप को तो बाद में ये दिखाना ना पड़े, ये नई नई चीज़ें ना लगें, ये पहचानी लगें, इसलिए ये बताई जा रही हैं। और कनाडा में देखें हम तो कुछ शहर याद रखें, जैसे ये क्यूबेक, आप देख पा रहे होंगे, आप एटलस में देखिए, क्यूबेक बहुत ज़रूरी शहर है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए जाना जाता है, ओजोन प्रोटेक्शन के लिए था, ओजोन के क्षरण को रोकने के लिए था और इसी की याद में 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। आपका क्वेश्चन एक देखो दिवस का भी तैयार। उसके नीचे ओटावा राजधानी है और इसके नीचे टोरंटो। आप एक क्रम भी याद रखें, क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओटावा, टोरंटो, उत्तर से दक्षिण का क्रम, ठीक। पहला क्यूबेक आएगा, फिर मॉन्ट्रियल आएगा, फिर ओटावा, फिर टोरंटो। और कनाडा की राजधानी ओटावा है, ये भी याद रखें आप, कैपिटल है ये। क्योंकि अमूमन जब पंजाबी गाने आप सुनते हैं तो कनाडा के क्षेत्र में जब नाम लिए जाते हैं दो ही नाम आप सुनते हैं, तो टोरंटो और एक इधर पड़ता है पश्चिमी कनाडा में वैंकूवर, ये नाम ज़्यादा लिए जाते हैं। तो ये उसकी राजधानियाँ नहीं है, राजधानी उसकी ओटावा है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। वैंकूवर को भी ध्यान रखेंगे जब बात चली है। तो एक शहर विनिपेग को भी आप याद रखेंगे, कहाँ पर है ये, विनिपेग, ठीक। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये ग्रेट लेक्स हैं। ये ग्रेट लेक्स हैं, लेक सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, इरी और ओंटारियो। इनके बारे में विस्तार से समझेंगे। 5 झीलों का समूह है जिन्हें सम्मिलित रूप से ग्रेट लेक्स बोल दिया जाता है। ये कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पे हैं, इनके बारे में विस्तार से समझेंगे। आप अभी इसका बहरहाल लोकेशन याद रखें। तो ये कनाडा के बारे में आप इतनी चीज़ याद रखें तो हमारा काम चल जाएगा। उम्मीद है आप देख रहे होंगे साथ साथ में एटलस में। यूएसए की बात करें, यूएसए में आप देखें राजधानी सबसे पहले ये वाशिंगटन डीसी राजधानी है और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी है। यह आप ध्यान रखें। शिकागो, ये शिकागो है, ये याद रखें, ज़रूर काम आएगा अभी जब हम अंदर गहराई से पढ़ेंगे। और आप याद रखें यहाँ पर फ्लोरिडा का मियामी तट बहुत फेमस है। अगर आप पंजाबी गाने के शौकीन हैं तो करण औजला ने यहाँ पे गाना गाया था। ये ब्योमिंग, इडाहो, मोंटाना, ये याद रखें क्योंकि यहाँ इस एरिया में येलोस्टोन नेशनल पार्क है। उत्था प्रांत याद रखें क्योंकि यहाँ पर ग्रेट सॉल्ट लेक है, इसके बारे में हम जानेंगे। ग्रेट बेसिन याद रखें क्योंकि यहाँ पर डेथ वैली है जो विश्व का सबसे सूक्ष्मतम स्थान है। और फिर आप यहाँ पर कैलिफोर्निया याद रखें, सैन फ्रांसिस्को याद रखें, यहाँ पर लॉस एंजल्स भी है, सिटी ऑफ हॉलीवुड,
ये याद रखें, सैंडियागो भी याद रखें आप बंदरगाह। तो ये हम पश्चिमी क्षेत्र में आ गए हैं अब अमेरिका के। यहाँ पे टेक्सास भी आप याद रखें, टेक्सास ज़रूरी है थोड़ा। फिर नीचे ये मैक्सिको शुरू हो जाता है। क्लियर। ये एरिया जो है ये बाजा कैलिफोर्निया है, ये मैक्सिको की टेरिटरी है, इसे बोलते हैं बाजा कैलिफोर्निया, जो क्लिप निकली हुई है बाहर की तरफ, पेनिनसुला। और ये जो खाड़ी दिख रही है आपको, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। खाड़ी पढ़ेंगे हम, अब आगे यहाँ पे तो बता दिया आपको। तो ये अमेरिका के बारे में आप जानकारी लेंगे। तो अमेरिका और कनाडा के बारे में आप इतने क्षेत्रों के नाम याद रखें तो हम अपना काम चला ले जाएंगे। और ये जो रेखा है जो अमेरिका और कनाडा के बीच में काट रही है, ये 49 डिग्री अक्षांश के समानांतर है, ये भी आप याद रखें। कनाडा और यूनाइटेड स्टेट के बीच की जो रेखा है, बॉर्डर है, वो 49 डिग्री रेखा के समानांतर है अक्षांश के, ये भी आप याद रखें। वहीं अगर हम मैक्सिको की बात करें, जो मैक्सिको का बॉर्डर बनाती है, ये रियो ग्रांडे नदी है। रियो ग्रांडे नदी जो है ये मैक्सिको और यूएसए का बॉर्डर बनाती है। क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस में, रियो ग्रांडे नदी से संबंधित। तो इतनी चीज़ें आपको गहराई से पता होनी चाहिए। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अगर आप यहाँ तक लोकेशन जान गए हैं तो आप ज़रा ये वाला मैप भरवा दीजिए एक बार, तो समझ जाएंगे कि आपने याद कर लिया है। ये आपका होमवर्क टाइप का रह जाएगा। तो यहाँ से हम कहानी अपनी शुरू करते हैं, आप बताते रहें अपने मन में। और अपने इसीलिए मैप की ज़रूरत पड़ती है खाली। आपने एक बार लोकेशन देखी, एक बार अपने आप भर के देखेंगे तो अब फिर कहाँ भूल पाएंगे फिर दोबारा। ये क्षेत्र आप हिंदी में लिख देता हूँ, ग्रीनलैंड है। इसकी राजधानी यहाँ पर नोगुठाब है। यहाँ पर थेल्स बोल रहा हूँ, थुले एयरबेस यहाँ पर है। अमेरिका कब्जा करना चाहता है लेकिन डेनमार्क अपना मना कर रहा है। तो ये याद रखना, ये एलिसमेयर आइलैंड है। ये जो बिखरे बिखरे से हैं ये एलिजाबेथ आइलैंड है। ठीक, यहाँ आ जाएंगे आप तो ये आपका आ जाएगा, बताएं, बैंक्स आइलैंड आप, मैं बोल रहा हूँ ये, एक आइलैंड लिख ही रहा हूँ बार बार, आइलैंड बार बार आप लिखूंगा नहीं, आइलैंड बोल दूंगा, बैंक्स आइलैंड। ये विक्टोरिया आइलैंड, विक्टोरिया। यहाँ आ जाएंगे आप, ये बेफिन बहुत ज़रूरी है, आप इसे भूल जाएंगे कोई बात नहीं चलेगी एक बार की, लेकिन बेफिन नहीं भूलना है। बेफिन के बाद ये आ जाएगा आपका साउथहैम्पटन, हडसन की खाड़ी के ऊपर, साउथहैम्पटन, यही तो देखा था आपने। साउथहैम्पटन के बाद आएंगे ये वाला क्षेत्र, ये लेब्राडोर। और ये वाला क्षेत्र आपका उंगावा प्रायद्वीप। ये वो आपको बता रहा हूँ जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जब हम फिजिकल मैप पढ़ेंगे अभी, तो फिर बहुत ज़रूरी है ये। तो ये क्षेत्र जो है न्यू फाउंडलैंड, यहाँ पर सेंट जॉन्स बंदरगाह, यहाँ पर आपका ग्रेट बैंक, आप याद रखेंगे। ये फंडी की खाड़ी बताया था, ये हैलिफैक्स बंदरगाह आप देख पा रहे होंगे। यहाँ तक समझ में आया आपको। ये बड़ा बड़ा जो है ये कनाडा की राजधानी है, आपको पता ही है क्या है, ओटावा। ये सब चीज़ें आपको अभी बताई ही थी। ओटावा के ऊपर जो क्षेत्र है ये क्यूबेक, यहाँ पे तो मॉन्ट्रियल होगा, ये मॉन्ट्रियल है। मॉन्ट्रियल के ऊपर ये क्यूबेक
क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओटावा, ओटावा के नीचे यहाँ पर ये आपका आ जाएगा टोरंटो। इतनी चीज़ें आपको याद हैं। ये क्षेत्र विनिपेग, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर आप आएंगे, ये वैंकूवर है, और ये जो क्षेत्र अलग से कटा हुआ है ये है वैंकूवर आइलैंड। क्लियर। इधर ये क्षेत्र मैंने बताया था, ये अलास्का है, यूएसए का प्रांत, सॉरी। तो ये चीज़ें हो गई। तो जब आपने ये चीज़ें देखी हैं भर के, तो जब आप भर पा रहे हैं तो फिर समझ लीजिए आपका ये तैयार हो चुका है। तो हमने नॉर्थ अमेरिका और कनाडा और यूनाइटेड स्टेट, इनके बारे में बेसिक चीज़ें जान ली हैं, कोई चीज़ कहाँ पर है। अमूमन हम इससे अब काम चला लेंगे। अब हम चलते हैं सेंट्रल अमेरिका की तरफ, इन चीज़ों के बारे में भी जान लें। ये सेंट्रल अमेरिका। अब हम अपनी कॉपी पे सेंट्रल अमेरिका हेडिंग डालेंगे, हमें देश और राजधानी पता चल जाए तो बस उतने में हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेलीज़। सेंट्रल अमेरिका आप हेडिंग डालेंगे तो पहला देश है बेलीज़, इसे मैं लिख दूँ यहाँ पर, तो ये बेलीज़। इसकी राजधानी है, आपको दिख रही होगी, वेल्मोपेन। वेल्मोपेन इसकी राजधानी है, जो मैक्सिको से बॉर्डर बना रहा है और इधर ग्वाटेमाला से। और दूसरा देश है ये ग्वाटेमाला, इसकी राजधानी बहुत आसान है, ग्वाटेमाला सिटी। ग्वाटेमाला सिटी। आप लोकेशन के साथ साथ लोकेशन देखते रहें, उसके साथ आप नोट भी करते रहें। होंडुरास, होंडुरास की राजधानी है टेग्युसिगल्पा, मैं लिख दूं होंडुरास। कैपिटल टेगुसिगल्पा, टेगुसिगल्पा, टेगुसिगल्पा। ये फिर निकारागुआ, निकारागुआ। निकारागुआ की राजधानी है बहुत आसान, मानागुआ। आप एक देश छोड़ दिया हमने यहाँ पर, ये एल सेल्वाडोर। एल सेल्वाडोर की राजधानी भी बड़ी आसान है, सैन सेल्वाडोर। सैन सेल्वाडोर देश है एल सेल्वाडोर, राजधानी सैन सेल्वाडोर, ये आप ध्यान रखें। फिर आ जाएगा कोस्टा रिका, लिख दो कोस्टा रिका। कोस्टा रिका की राजधानी है सैन जोस। फिर ये पनामा। पनामा की राजधानी भी बड़ी आसान है, पनामा सिटी। पनामा सिटी। इसी पनामा में पनामा नहर तंत्र है एक, वो हम पढ़ेंगे आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पनामा सिटी। तो ये सेंट्रल अमेरिका के देश हैं, बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। इनकी आप राजधानी याद कर लें। इन्हें वो लोग ज़्यादा याद करते हैं और उन लोगों को ज़रूर पता होगा जो डंकी रूट के बारे में जानते हैं। अमेरिका जाने का ये डंकी रूट है। यहाँ पे बाई रोड, नदी नाले होते हुए, सड़क होते हुए, मैक्सिको होते हुए आप अमेरिका पहुँच सकते हैं। तो डंकी रूट के लिए बड़ा फेमस है। एक यूट्यूबर हैं जो ट्रेवलर करते हैं, ट्रेवलिंग ब्लॉग बनाते हैं, परमवीर। उनकी एक वीडियो देख रहा था, उसी में था कि जब ये ऊपर से नीचे आ रहे थे, अमेरिका से नीचे की तरफ, तो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं थी, आराम से पहुंच रहे थे। लेकिन अगर वो जब इधर से ऊपर गए, कोस्टा रिका, होंडुरास, ग्वाटेमाला होते हुए ऊपर की तरफ, तब बड़ी समस्या आई। क्योंकि लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ऐसा डंकी रूट के माध्यम से अमेरिका जा रहा है, तो इसी वजह से ये डंकी रूट जो फॉलो करते हैं, तो इसी वजह से ये चर्चा में स्थान रहता है सेंट्रल अमेरिका। तो डंकी रूट की वजह से ये बदनाम है। तो ये सेंट्रल अमेरिका, समझ पाए। अब हम बात करते हैं, अब हेडिंग डालें मिडिल अमेरिका। मिडिल अमेरिका में सेंट्रल अमेरिका तो हो ही गया, अभी करवा दिया। सेंट्रल अमेरिका के बाद मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी भी सबसे आसान है, मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको, ये मिडिल अमेरिका। अब बचे हैं वेस्ट इंडीज़। अब वेस्ट इंडीज़ के बारे में हम समझते हैं और इसे हम बड़े रूप में जानते हैं। ये वेस्ट इंडीज़ है, यहाँ पे छोटे दे रखा है, हम इसका बड़ा कर लेते हैं। ये
तो वेस्ट इंडीज़ 2 भागों में विभाजित है, पहला ये लिखें, ग्रेट एंटिलीज़ में और लेसर एंटिलीज़ में, पहली बात। दूसरी बात आप ये लिखें कि वेस्ट इंडीज़ का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो क्यूबा है, आपको दिख रहा होगा लोकेशन। क्यूबा की राजधानी हवाना है। आपको ये मियामी दिख रहा होगा, ये फ्लोरिडा वाला क्षेत्र, अभी आप हम जब अमेरिका पढ़ रहे थे तो मियामी तट है, फेमस तट है। तो ये क्यूबा की राजधानी हवाना है, याद रखें। ये जमैका है, जमैका की राजधानी है किंगस्टन, ये भी आप ध्यान रखें। फिर ये है हैती की राजधानी है पोर्टो प्रिंस, ये इसका बॉर्डर है। ये डोमिनिकन रिपब्लिक से बॉर्डर बनाता है, डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी है सेंटो डोमिंगो। क्लियर। उसके आगे हम बात करें तो प्यूर्टो रिको देश है, प्यूर्टो रिको की राजधानी है सैन जुआन। अब ये द बहामास यहाँ पर आएगा। आप इन लोकेशंस के बारे में जान लें तो हमारा काम हो जाएगा। आप ये भी देखें, यहाँ पर ये कैरिबियन समूह है, इसे हटा दूँ मैं थोड़ा सा इधर, पोर्टो प्रिंस, ये कैरिबियन समूह है, कैरिबियन सी भी यहाँ पर है, कैरिबियन सी और नॉर्थ अटलांटिक सी। तो कैरिबियन सी भी याद रखें, क्योंकि यहाँ से धारा जाती है कैरिबियन धारा, जो कि ये युकाटन चैनल होते हुए गल्फ ऑफ मैक्सिको से खाड़ी से निकलते फ्लोरिडा की खाड़ी से बाहर, फ्लोरिडा की संधि से बाहर निकल जाती है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। और ये क्षेत्र जो है मैक्सिको का इधर, ये अब बड़े रूप में देखें तो आप समझ पाएंगे, ये वाला क्षेत्र इसे बता रहा हूँ मैं, इसे भी आप नोट कर लेंगे, यहाँ पर देख लेंगे। ये युकाटन चैनल है, युकाटन प्रायद्वीप है, युकाटन प्रायद्वीप, ठीक, युकाटन प्रायद्वीप। तो ये आपकी हो गया मिडिल अमेरिका। तो अब हम जो है ग्रीनलैंड के बारे में भी जान चुके हैं, इसके बारे में, कनाडा के बारे में बेसिक चीज़ें जान चुके हैं, यूएसए के बारे में भी देख चुके हैं, मैक्सिको भी जान चुके हैं, सेंट्रल अमेरिका भी जान चुके हैं, और वेस्ट इंडीज़ के बारे में भी जान चुके हैं। अमूमन इतनी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब हम फिज़िकल मैप की तरफ मूव करेंगे नॉर्थ अमेरिका के। तो हम सबसे पहली शुरुआत करेंगे हम स्ट्रेट से। आप अपनी कॉपी में डालेंगे स्ट्रेट, जल संधि। क्लियर। तो ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, कल हम स्ट्रेट के बारे में विस्तार से जानेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कुछ नई चीज़ें भी जानने को मिली होंगी। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे जाने से पहले, ये सेंट्रल अमेरिका शब्द देखा तो याद आया लैटिन अमेरिका, उसके बाद आज की क्लास समाप्त करेंगे। लैटिन अमेरिका शब्द आपने सुना होगा, इसके अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल होते हैं। इसमें मिडिल अमेरिका यानी कि मध्य अमेरिका, ये भी आप देखें, प्लस पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका। क्योंकि ये फिजिकल चीज़ नहीं है, ये भाषाई परिप्रेक्ष्य में हम इसे देखते हैं, भाषाई अभिव्यक्ति है। लैटिन एक भाषा है, जैसे हमारी संस्कृत है वैसी लैटिन भाषा, यहाँ से स्पेनिश भी निकली है, यहाँ से पुर्तगाली भाषा भी निकली है, अंग्रेजी भी निकली है। तो लैटिन समूह जो है, यहाँ पर आप जाएंगे, मध्य अमेरिका में जाएंगे, दक्षिण अमेरिका में जाएंगे, आपको स्पेनिश, पुर्तगाली, ये भाषाएं बोलते हुए बहुत लोग मिलेंगे, क्योंकि ये पहले वहाँ की कॉलोनीज़ रही थी। तो ये भाषाएं अमूमन बोली जाती हैं वहाँ पर। अब जैसे क्यूबा, हवाना, और ये सेंट्रल अमेरिका वाले देश, होंडुरास, बेलीज़, पनामा, इन देशों में जाएंगे तो आपको स्पेनिश, पुर्तगाली वाली भाषाएं आपको सुनने को मिल जाएंगी। तो भाषाई अभिव्यक्ति के कारण जो है इन क्षेत्रों को लैटिन अमेरिका बोल दिया जाता है। आई समझ में। तो लैटिन अमेरिका में मैक्सिको के नीचे पूरा का पूरा सेंट्रल अमेरिका, क्यूबा, हवाना वाले वेस्ट इंडीज, प्लस पूरा का पूरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये शामिल है लैटिन अमेरिका में। तो उम्मीद है आपको सेंट्रल अमेरिका, मिडिल अमेरिका, एंग्लो अमेरिका और लैटिन अमेरिका, इनके बारे में जानकारी मिली होगी। अब हम फिजिकल पे मूव करेंगे, जल संधि हम पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक सुनने के लिए।